हर महादेव साथियों के एस जी कोचिंग के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे सल्तनतकालीन प्रशासनिक व्यवस्था, इसके अलावा उनकी राजस्व व्यवस्था, इसके बाद में उनके साहित्य, उसके बाद में मतलब जो भी टॉपिक हैं सल्तनत काल के जो एक्स्ट्रा जो यूपीएससी की दृष्टि से कई बार इनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले प्रशासन का देखें तो पहले इसमें आता है शासक। सबसे ऊपरी पद किसका होता था? शासक का होता था। और शासक जो होता था वो निरंकुश होता था, यानी समस्त जो प्रशासनिक शक्तियाँ होती थी उनका मुख्य होता था। और एक केंद्रीकृत पद होता था। केंद्रीकृत पद का मतलब हो गया कि सारी जो शक्तियाँ वो कहाँ आके मिलेंगी? सेंटर में। और सेंटर में कौन होता था? शासक होता था, निरंकुश। और पद की अगर बात की जाए तो पद हमेशा वंशानुगत होता था। जैसे राजा होता था, राजे के बाद में उसका बेटा, राजे के बाद में उसका बेटा। और कई बार जो शक्तिशाली अमीर होते थे वो भी विद्रोह करके और उसको क्या कर लेते थे? हत्या लेते थे। तो वंशानुगत शासन व्यवस्था होती थी। भाई बेटे के बाद में बेटा, बेटे के बाद में बेटा, ऐसा था रिवाज। लेकिन शक्तिशाली अमीर हुआ, सिपह सलार हुआ, मलिक हुआ, ये नायब हुआ, ये लोग इनको सत्ता से बेदखल करके अपनी सत्ता स्थापित कर लेते थे। इसके अलावा शासक जो शासन करता था, राजा जो शासन करता था, उसके लिए उसके पास एक मंत्री परिषद होती थी। क्या होती थी? मंत्री। उस मंत्री परिषद को उस जमाने में मजलिस ए खलबत कहा जाता है। मजलिस ए खलबत कहा जाता था। और मंत्री परिषद के 4 प्रमुख डिपार्टमेंट थे। पूरा जो शासन चलता था ना, तो कितने मेन मंत्री थे? कैबिनेट मंत्री जिसे अपन कहते हैं, 4 कैबिनेट मंत्री थे। 4 इनको रटना है आपको। पहला जो डिपार्टमेंट था, मंत्रालय था, पोर्टफोलियो जिसे कहते हैं। पोर्टफोलियो यानी विभाग होता है, ठीक है। तो पहला मंत्री था दीवान ए वजारत। दीवान ए वजारत। और दीवान ए वजारत जो होता था, इसका अध्यक्ष कौन होता था? वजीर। कौन होता था? वजीर। अच्छा, वजीर का जो कार्य था, मुख्य कार्य की अगर बात की जाए तो 65% यानी पूरी राजस्व व्यवस्था का वो इंचार्ज रहेगा। समझ आ रहा है? पूरी जो भी राजस्व व्यवस्था रहेगी, क्योंकि शासक कभी भी कोई शासक कितना शक्तिशाली है इस बात से पता लगता है कि उसके पास आर्थिक स्थिति कैसी है। जितनी सुदृढ़ आर्थिक स्थिति होगी राजा उतना ही होगा। अच्छा, दीवान वजारत के अंतर्गत बहुत से पोर्टफोलियो आते थे, बहुत से विभाग आते थे। जैसे दीवान मुस्तफ़ी, आरिजी मुबालिक, इन सभी को मैं अलग अलग डिपार्टमेंट पढ़ाऊँगा। अमीर कोहिब, आरिज वफूक, ये सारे डिपार्टमेंट इसी के अंदर आते थे जो मैंने आपको बताए थे। इन सबको मैं एक बार फिर से बताऊंगा, लेकिन पहले मैं मेनली उन 4 डिपार्टमेंटों की बात कर रहा हूँ जिनसे पूरा शासन चलता था। उनके अंदर ही सारे डिपार्टमेंट आते थे। अगर दूसरे डिपार्टमेंट की बात की जाए तो उसका नाम था दीवान ए अर्ज। दीवान ए अर्ज, ठीक है। तो इसमें अर्ज का मतलब होता था सैन्य विभाग। ये कौन सा होता था? सैन्य विभाग होता था। और इसका जो मंत्री होता था, इसका जो वो होता था, उसे आरिज कहते थे। आरिज, ममलुकात ए आरिज। आरिज ए ममलुकात। आरिज ममलुकात, या ममलुकात ए आरिज लिख दो, या आरिज ए ममलुकात ए आरिज। इसका जो मुखिया होता था वो सैन्य विभाग के अंतर्गत, ये शिकार विभाग भी इसी के अंदर होता था, है ना। इसके अलावा सैन्य विभाग के अंदर ही तुम्हारा जो अश्व डिपार्टमेंट होता है, जो अमीर या खुर पद होता था। सैन्य विभाग के अगर सहाना ए पील, मतलब जो हाथी खाना विभाग होता था, हाथियों का। सैन्य इसी के अंतर्गत ये तुम्हारा अंगरक्षक विभाग होता था। इसी के अंदर मतलब बहुत से डिपार्टमेंट होते थे। तो ये 4 मेन डिपार्टमेंटों का आप अध्ययन कर लोगे तो इसके बाद में आप लगभग सभी को कर लेंगे। तीसरा जो इनका डिपार्टमेंट होता था सल्तनत काल के प्रशासन का, वो होता था दीवान ए इंसा। दीवान ए
इंसा, ठीक है। और ये जो दीवान इंसा होता था वो कौन से डिपार्टमेंट होता था? पत्रकारिता का, मतलब पत्राचार जो होता था, राजा जितना भी संदेश देता था और लेता था, जितना भी राजा का जो शासन कार्य पहले चलता था वो टेलीफोन डिपार्टमेंट नहीं था उस ज़माने में, भाई फ़ोन कर दिया कह दिया। दरअसल राजा कोई भी आदेश देता था तो वो सबसे महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट होता था, तो उनको ले जाना लाना इसी के अंतर्गत। अब मेरे को ये बताओ, बारिद, अमीर बरिद यानी जो गुप्तचर विभाग होता था वो कौन से के अंदर आएगा? आपको दिमाग लगाना है फिर बताना है मेरे को। पत्र गुप्तचर विभाग, फोर तो आपने देखा नहीं, फोर तो आपने देखा नहीं, वैसे तुक्का लगा रहे हो, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये जो होता था वो आरिज ममलुकात होता था, आरिज ममलुकात होता था, और ये पत्रकार विभाग होता था, ममलुकात। और चौथा जो होता था वो न्याय व्यवस्था का होता था, जिसे को विदेश विभाग होता था जिसे कहते थे दीवान ए रसालत। सॉरी मेरी जीभ के बोल नहीं पाया, इसको आप देख सकते हो, मैं लिख देता हूँ। क्या होता है? दीवान ए रसालत। तो आरिज रसालत, आरिज ए रसालत इसका डिपार्टमेंट का मुखिया होता था। और ये जो होता था ये विदेश विभाग होता था। कौन सा विभाग होता था? विदेशी संबंध बनाना, ये करना, ये सारे डिपार्टमेंट इसके अंदर आते थे, है ना। अब मेरे को मैं 2-4 डिपार्टमेंट इसके अंदर कौन कौन से आएंगे, पोर्टफोलियो, वो आपको बताना है, क्योंकि मैंने इतना पढ़ा है तो आप खुद इसमें दिमाग लगा के बताओ। ये 4 डिपार्टमेंट हो गए। दीवान ए वजारत, जिसके अंदर कौन आएगा? वजीर, और जो 65 टके की सारी व्यवस्था करेगा। बात समझ में आ रहा है? अब मेरे को ये बताओ, अमीर ए कोही, कोई का मतलब कृषि डिपार्टमेंट, बताइए किसके अंतर्गत आएगा? हैं? बस आपको 1, 2, 3 और 4 ऑप्शन में यही बोलना है फर्स्ट, समझ आएगा? कौन से में आएगा? पहले वाले कौन? हाथ खड़े करो। दूसरे में, तीसरे वाले हाथ खड़े करो, चौथे वाले हाथ खड़े करो, ठीक है। कृषि डिपार्टमेंट इसी के अंतर्गत आएगा, क्योंकि पैसा राजस्व की वसूली किससे होगी? कृषि से। अच्छा, जो अमीर को ही शिकार वो हुआ। अच्छा, दूसरा ये बताओ मेरे को, दीवान बरीद, मतलब जो गुप्तचर खुफिया एजेंट रहेंगे, खुफिया रॉ एजेंट के जो वो होते थे, वो किसके अंतर्गत आएगा? तीसरे में आएगा? सेकंड में आएगा? बस सर ये तो चारों में आ सकता है ना, लेकिन देना तो एक को ही है। सेकंड में आएगा। देखो आप सभी को ऐसे तुक्का नहीं लगाना भाई, किसी ने ये कह दिया तो किसी को ये कहेंगे। आप ये दिमाग लगाओ कि राजा को इस बात का पता देना है कि कहाँ पे क्या चल रहा है और कहाँ पे क्या नहीं चल रहा, कौन आपका कहना मान रहा है और कौन आपके विपरीत जा रहा है। तो आप इनको देखो कि इनमें से ये काम कौन करेगा, कौन सा डिपार्टमेंट करना चाहे। ये जो डिपार्टमेंट करना चाहेगा वो करना चाहेगा दीवान ए इंसा। भाई ये आदेश दे रहा है, राजा ने आदेश दिया और उसकी अवहेलना हो गई, कोई भी नहीं बताएगा राजा को। बात समझ आ रही? मेरी बात थोड़ा ढंग से पढ़ना। मैंने कोई आदेश दिया तो मेरे आदेश की पालना हो रही है या नहीं हो रही है, ये कैसे पता लगेगा? क्योंकि मैं आपके जो भी लोग हैं वो तो बताएंगे नहीं कभी भी मेरे को, तो राजा के और उसके बीच बहुत गैप हो जाएगा। तो इसलिए इसके अंदर आता था, इंसा डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता था। अच्छा चलो नेक्स्ट बताओ मेरे को कि न्याय विभाग जो है, न्याय विभाग आप समझ रहे हो, न्याय विभाग किसके अंदर आएगा? वजीर के अंदर आएगा कि सैनिक के अंतर्गत आएगा कि पत्रकार के अंदर आएगा कि रसालत के? न्याय है। हाँ भाई 4 नंबर कोई और है? 3 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर। न्याय विभाग कौन से मंत्री परिषद की डिपार्टमेंट के अंतर्गत आएगा? बार बार ये प्रश्न एक ही है, बस अब डिपार्टमेंट चेंज कर रहा हूँ। कौन सा मंत्री परिषद के अंडर है न्याय विभाग? आप सोचते रहिए। देखो दरअसल यहाँ आपको बिल्कुल
संजीदगी से आंसर देना है, बहुत सोच समझ के आंसर देना है। और आप इस चीज़ को पता लगाओगे कि वजीर रहेगा वो राजस्व व्यवस्था का काम कर रहा है, पैसे टके लेन देन उसमें बिल्कुल वो। सैनिक तो कभी न्याय कर ही नहीं सकता, सैनिक कभी न्याय नहीं कर सकता। अब आता है कौन, ये दो तो वैसे उड़ जाते हैं। अब बचते कौन है, इंसा और रसाला। इंसा का मतलब पत्रचार, और रसाला का विदेशी मामले जो भी रहेंगे वो भी देखेगा, आंतरिक मामले और विदेशी मामले, इनके संबंध बनाने और ये बनाने। तो बताओ आप पत्रकारों को देंगे या ये जो संबंध बना रहे हैं उनको दोगे? वेरी गुड, संबंध बना रहे हैं उनको देंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ आपकी जनता में विदेशी लोग भी रहते हैं, बार बार आप उनको जीतते रहते हो, तो ऐसा ना हो कि आप ऐसा कोई न्याय कर दो जिससे उनके गहरा असर पड़ जाए। भाई 1857 की क्रांति हुई, उसके धार्मिक कारण भी थे। क्या थे? गाय और सूअर की चर्बी। अगर ऐसा ना करते, वो इन भावनाओं को समझते, तो शायद विद्रोह ना हुआ होता। तो ये किसके अंतर्गत आता था? दीवान रसाला। क्लियर? तो इस प्रकार आपको ये याद रखना। चलो एक और डिपार्टमेंट पूछता हूँ मैं कम से कम 10, 20, 50 डिपार्टमेंट लिखाने वाला हूँ अभी आपको, लेकिन आपको ये बताना है कि आप ये प्रैक्टिस करा रहा हूँ आपको रिहर्सल, फिर तो मैं नोट्स में तो सभी चीज़ें लिखाऊंगा। आप मेरे को एक और चीज़ बता दिए कि दीवान बंदगान, दीवान बंदगान, इसका मतलब तो गुलाम, जो गुलाम होते थे वो किसके अंतर्गत आएंगे? सेकंड के अलावा और कोई? बताओ। तो मैं तुम्हें बता दूं, दीवान बंदगान था वो स्वतंत्र डिपार्टमेंट था, वो सीधा डायरेक्ट उसे होल्ड करता था कौन? शासक। कौन होल्ड करता था? शासक। कुछ डिपार्टमेंट जैसे मंत्री परिषद, जैसे कुछ डिपार्टमेंट खुद रखता है राजा, अभी भी मुख्यमंत्री रखता है, खूब मुख्यमंत्री ही वित्त मंत्री है। राजस्थान का मुख्यमंत्री क्या है? वित्त मंत्री। राजस्थान का मुख्यमंत्री कई बार स्वास्थ्य मंत्री का डिपार्टमेंट ले लेता है, अभी पंचायत राज का डिपार्टमेंट ले रखा है। तो कुछ ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं जिनको डायरेक्ट भी ले लेता है। तो ये बंदगान जो थे वो इसके अंडर में रखे जाते थे। अब चलो मेरे को एक और बताओ, अंगरक्षक जो रहेंगे, शासक के अंगरक्षक, वो कौन से डिपार्टमेंट में आएंगे? सैन्य डिपार्टमेंट है। क्लियर? चलो मेरे को ये बताओ कि जो शासक के लिए दावत की व्यवस्था कर रहा है, दावत की, घरवर की, जो उसको क्या, उसका कौन रहेगा? चलो ठीक है, आप इन सबको लिखो और फिर मैं डिपार्टमेंट लिखाता हूँ, उनको भी उतारो, एक स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। देखो, दीवान वजारत की अगर बात की जाए तो इसमें 3 महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट थे। एक था दीवान इसराफ, दूसरा था दीवान इमारत, तीसरा था दीवान अमीर कोही, और चौथा था दीवान वकूफ़। दीवान वकूफ़, एक ही आपने नहीं लिखा है, कई बार दिमाग में से निकला, दीवान वकूफ़। तो ये 4 इसके अंतर्गत, इसके 4 पोर्टफोलियो थे, 4। इन चारों की अगर बात की जाए तो पहला जो इसराफ होता था, इसराफ किसकी व्यवस्था रखेगा? पैसे टके की आय व्यय की ध्यान रखेगा। और इसी के अंतर्गत 2 पदाधिकारी होते थे। पदाधिकारी, इस डिपार्टमेंट में 2 महत्वपूर्ण आदमी होते थे, 2 बाबू होते थे, ऐसे मान लो, या अधिकारी होते थे। उनको क्या कहा जाता था? एक तो था मुस्तफ़ी मुमालिक, एक होता था मुशर्रफ मुमालिक। मुस्तफ़ी मुमालिक जो है वो वर्तमान में जो CAG कैग है ना, भारत का कैग जो भारत के 148 आर्टिकल में है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, उसके समकक्ष पद था। ये महालेखा परीक्षक था। क्या था? महालेखा परीक्षक। और मुशर्रफ मुमालिक जो था वो महालेखाकार था, महालेखाकार था। तो इस डिपार्टमेंट के अंतर्गत ये 2 पद आते थे। इसराफ डिपार्टमेंट में कौन कौन सा आता था? मुस्तफ़ी, और दूसरा कौन सा आता था? मुशर्रफ। कौन आता था? मुशर्रफ। तो ये 2 पद इसमें ध्यान रखना। तीसरा था अमीर कोही। अमीर कोही कृषि विभाग, तुम्हारे को पहले बता दिया था मैंने। अमीर कोही पद की नया डिपार्टमेंट किसने शुरू किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, ये तुम्हारे को पता है। अच्छा, दीवान वकूफ़, ये व्यय विभाग था, व्यय डिपार्टमेंट, ये मैंने आपको नहीं बताया, ये भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना। अभी व्यय विभाग था ये, ठीक है। अब ये तो था तुम्हारे इस डिपार्टमेंट के अंदर, यानी दीवान वजारत के अंतर्गत ये 4 डिपार्टमेंट आते थे। और 4 डिपार्टमेंट में जो इसराफ था
उस स्त्राप में मैंने ये 2 महत्वपूर्ण पद बता दिए। इमारत में जो सार्वजनिक निर्माण विभाग आता था, इस स्त्राप में तुम्हारा जो भी आय व्यय ये होता था, ये होता था। इसके अमीर कोई में कृषि था और वकोष में सिर्फ व्यय विभाग था। इसके बाद में अगर बात की जाए तो दूसरा डिपार्टमेंट इसकी ये जो है तुम्हारे, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, मैं वहाँ लिख देता हूँ। अब बात आती है वजीर। कुछ ऐसे वजीर थे जिनका राज्य में बहुत महत्वपूर्ण योगदान था और मैं शुरुआती तौर से बताते आया हूँ। तो उसमें महत्वपूर्ण वजीरों की अगर बात की जाए तो कौन कौन से वजीर थे उनके बारे में आप देख लो। पहला इल्तुतमिश के ज़माने में उसका जो महत्वपूर्ण वकील था, वजीर था, उसका नाम था मोहम्मद जुनैदी। क्या नाम था? मोहम्मद जुनैदी। इल्तुतमिश के बाद में इसका जो छोर आता है नासिरुद्दीन। कौन आता है? नासिरुद्दीन। मैं महत्वपूर्ण की बात बता रहा हूँ। हर किसी के थे वजीर तो हर किसी के थे, लेकिन जिसमें शासक के बजाय अगर आप वजीर को पढ़ो तो भी ठीक है। तो उसका वजीर बलबन। कौन था? बलबन। अब बलबन का वजीर नहीं पढ़ेंगे क्योंकि बलबन के वजीरों का नाम ही नहीं आता, क्योंकि बलबन इतना शक्तिशाली था तो उससे कोई मतलब नहीं। अब गुलाम वंश से समाप्त होगा तो तुम्हारा कौन सा वंश आ जाएगा? खिलजी। तो खिलजी वंश आया तो इसका मतलब कोई ना कोई खतरनाक आदमी रहा होगा। तो जलालुद्दीन खिलजी। कौन सा खिलजी? जलालुद्दीन खिलजी। और जलालुद्दीन खिलजी का जो वजीर था वो था ख्वाजा खातिर। कौन था? ख्वाजा खातिर। और जलालुद्दीन खिलजी के बाद में जो सबसे खतरनाक शासक आता है वो था अलाउद्दीन खिलजी। कौन आता है? अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी का मैंने आपको पहले बताया था मलिक काफूर। मतलब इसे कहते थे कि शेर की खाल में लोमड़ी। शेर की खाल में क्या था? लोमड़ी। इसका मतलब क्या हुआ? उसके लिए एक डायलॉग बोला जाता था, शेर ये 10,000 दिनारी था, इसे नुसरत खान ने खरीदा था। तो शेर की खाल में लोमड़ी, शेर बहादुरता का प्रतीक है और लोमड़ी चालाकी का प्रतीक है। तो शेर की खाल में से क्या कहा गया था? लोमड़ी। इस जितना खतरनाक आदमी कोई नहीं हुआ। अलाउद्दीन खिलजी के बाद में तुम्हारा कौन आ जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक। MBT लिख देता हूँ इसको, MBT। और मोहम्मद बिन तुगलक का कौन था? ख्वाजा जहाँ। कौन था? ख्वाजा जहाँ। ये तुम्हारे को याद रखना है। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद में तुम्हारे को याद कौन रखना है? फिरोज शाह तुगलक। कौन रखना है? फिरोज शाह तुगलक। और फिरोज शाह तुगलक का मैंने कहा था खान-ए-जहाँ और तेलंगानी, और इसका मकबूल नाम था खान-ए-जहाँ तेलंगानी। खान-ए-जहाँ तेलंगानी मकबूल। ये तो इसका वजीर था, ये तो तुम्हारे को याद रखना है, जिसका अपने इसका तेलंगानी उपनाम था और इसको कन्नू भी कहते थे, कन्नू, है ना। इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक के बाद में लास्ट में मैंने तुम्हारे को एक और बताया था कि तुम्हारा जो लोधी काल आएगा, और लोधी काल में इब्राहिम लोधी ने जिससे सज़ा दी थी और जो उसके पिता का दरबार में रहता था सिकंदर लोधी के में, और उसका नाम था सिकंदर लोधी का जो वजीर था उसका नाम था मियाँ भुआ। क्या नाम था? मियाँ भुआ। ये आपको रट लेने हैं। ये वजीर, महत्वपूर्ण वजीर भी बता दिए। तो एक डिपार्टमेंट अपना कंप्लीट हो गया, दीवान-ए-वजारत। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दीवान-ए-अर्ज की अगर बात की जाए तो दीवान-ए-अर्ज कौन सा विभाग होता था? सैन्य विभाग होता था। और सैन्य विभाग होता था, इसका जो अध्यक्ष होता था, इसका जो विभाग का मुखिया होता तो आरिजे मुमालिक कहलाता था। ये तो तुम्हारे को कंप्लीट हो गया, आरिजे मुमालिक। अब ये क्या कार्य करता था? ये हमेशा जो भी सैनिक होते थे तो सैनिकों की भर्ती करना, सैनिकों की भर्ती के अलावा वो उनका निरीक्षण करता था, साजो सामान की व्यवस्था करता था। साजो सामान की व्यवस्था के अतिरिक्त वो उन्हें वेतन देता था, है ना। ये सारे कार्य उसी के द्वारा किया जाता था। दूसरी चीज़ इसमें याद रखना कि ये सेनापति नहीं होता था। ये क्या नहीं होता था? सेनापति नहीं होता था। दरअसल सेनापति कौन होता था? स्वयं शासक होता था। शासक ही क्या होता था? सेनापति होता था। तो ये तुम्हारे को दूसरा याद रखना है। तीसरा चीज़, इसके अधीन कौन कौन से पद आते थे? देखो, ये घुड़सवारों के एक पूरी फौज रखता था। तो घुड़सवारों में याद रखना 10 मल्लव पद्धति आपने सुनी है। 10 मल्लव पद्धति का विकास किया। 10 मल्लव पद्धति क्या होती थी? जैसे 10 घुड़सवार हैं, 10 घुड़सवार, उन 10 घुड़सवारों के ऊपर अब राजा एक आदेश दिया तो एक आदेश को राजा यहाँ खड़ा है, 5 लाख की फौज है, वहाँ यहाँ सापरा में खड़ा है, जयपुर तक फौज खड़ी है, तो आदेश कैसे जाएगा?
तो देखो आदेश कैसे जाता है उसको समझना आप। 10 घुड़सवार होते हैं तो उसे कहते थे, उसके जो मालिक होता था उसको कहते थे सर ए नौबत, सर ए नौबत या सर ए खेल। इन 10 घुड़सवारों के ऊपर ये होता था। अच्छा, अब 10 सर ए नौबत जो होते थे, सर ए नौबत, उनके ऊपर एक सिपह सालार होता था। क्या होता था? एक सिपह सालार। क्लियर, समझ आएगी? तो बताओ एक सिपह सालार के अधीन कितने घुड़सवार आते थे? सपोड़ा ठोकूंगा 100। कितने आते थे? 100। एक सिपह, मेरे को पता है तुम मैच में कितनी राख उड़ाने वाले हो। एक सिपह सालार के अंदर कितने घुड़सवार होते थे? 10 दाई का 100। भाई 10 का एक होता था। अरे एक, आप समझ आया क्या? क्योंकि ये होता है तो ये होता है, ये होता है तो ये होता है, तभी मैच तुम्हारे खतरनाक है ना। दूसरा देखो, अब 10 सिपह सालार हो गए। 10 क्या हो गए? सिपह सालार। उन 10 सिपह सालारों के अधीन ऊपर एक अमीर होता था। कौन होता था? अमीर। कौन होता था? अमीर। और 10 अमीर होते थे, 10 अमीर, 10 अमीर। और उनके ऊपर एक मलिक होता था, मलिक। ऐसे सुना है ना, मलिक काफूर, सुना है ना, मलिक। अच्छा, 10 मलिक होते थे ना, 10 मलिक, उनके ऊपर एक खान होता था। क्या होता था? एक खान। और इन सब के ऊपर कौन होता था? दीवान ए आरिज। आरिज ए ममलुकात इनके ऊपर होता था। और शासक इसके ऊपर होता था। शासक को अगर ऑर्डर देना है वो इसको देगा। और ये आरिज है ना, दीवान ए आरिज, वो ममलुकात ए आरिज, वो किसको ऑर्डर देगा? खान को। जितने भी खान होंगे उन खानों को बुला के ऑर्डर देगा। अब इतनी 4-5 लाख सेना होती थी तो 5 लाख सेना में 5 खान होंगे। अरे ये बताओ एक खान के पास कितनी सेना होगी? 1 लाख। देख लो, 1 2 3 4 5, समझ आ गया? अरे एक तुम्हारा एक है लगा के रख लो तो 1 लाख। एक खान के अंदर कितने होते थे? 1 लाख। एक मालिक के नीचे कितने रहते थे? 10,000। और एक अमीर के नीचे कितने रहते थे? 1000 घुड़सवार। और एक सिपह सालार के कितने रहते थे? 100 घुड़सवार। और एक सर ए नौबत के नीचे कितने रहते थे? 10 घुड़सवार। तो ये जो पद्धति थी वो कौन सी पद्धति थी? 10 मल्ल पद्धति। समझ आया क्या? तो ये आपको याद रखना है और इसका सैन्य डिपार्टमेंट याद रखना है। और इसको जो सैन्य डिपार्टमेंट था, इसके साजो सामान, इनकी व्यवस्था तो ये करेगा, लेकिन इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया जाएगा? शासक के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो इसको ऐसे कैसे। हाँ भाई, अब देखो सैनिकों की पूर्ति हो गई, 10 मल्ल प्रणाली बता दिया। इसके बाद में तुम्हारे को सैन्य प्रशासन के 4 डिपार्टमेंट और देखने हैं। सैन्य प्रशासन के एक तो हस्म कलब, हस्म ए कलब, इसमें केंद्रीय सेना होती थी। सेंटर में राजा के पास जो सेना होती थी वो क्या कहलाती थी? हस्म ए कलब, यानी कलब के मायने बैठी है। दूसरा क्या है? हस्म ए ऐतराफ। ऐतराफ यानी चारों ओर, मतलब चारों ओर कहाँ होगी? जो प्रांतीय सेना होती थी उसे क्या कहते थे? ऐतराफ। और सवार ए कलब किसे कहते थे? घुड़सवार को कहते थे। और खास ए हौज, खास ए खेल कहा जाता था अंगरक्षक सेना को। कौन सी सेना को कहा जाता था? अंगरक्षक सेना को खास ए खेल कहा जाता था। इसके अलावा सैनिकों के कुछ हथियार होते थे जिनमें मांगलिक, गुलेल और अर्राट ये प्रमुख थे। ये भी आपको याद रखना है। अब बात की जाए प्रांतीय सेना की, प्रांतीय प्रशासन की, तो प्रांतीय प्रशासन का जो मुख्य हो जाता था वो होता था इक्तेदार। क्या कहलाता था? इक्तेदार। और इक्तेदार को ही अपन कहते थे सूबेदार। क्या कहते थे? सूबेदार। और बाद में जाके इसे गवर्नर कहने लगते हैं। अच्छा, इनकी जो प्रशासनिक भाषा थी वो फारसी का प्रयोग करने लग गए तभी। अच्छा, ये चीज़ और याद रखना है, कौन सी भाषा का प्रयोग कर रहे थे? फारसी का प्रयोग कर रहे थे। तो ये पहला डिपार्टमेंट तुम्हारा दीवान अर्ज जो है, दूसरा डिपार्टमेंट वो कंप्लीट हो गया, सैन्य विभाग। अब तीसरा डिपार्टमेंट आता है दीवान ए इंसा। दीवान ए इंसा के अंतर्गत कौन सा आता था? आरिज ए ममलुका, जिसको मैं पत्राचार विभाग आता था। कौन सा आता था? पत्राचार। और इसके अंतर्गत कौन कौन सा आता था? जिसके अंतर्गत आता था, एक तो आता दीवान ए बरीद, जिस गुप्तचर जो डिपार्टमेंट था वो भी इसी के अंतर्गत आता था। और इसके अलावा ये जो राजा के जितने भी पत्र होते थे उनका देखरेख, संयोजन, उनको भेजना, ये सभी कार्य करता था। दीवान रसातल, ये रसालत, ये विदेश डिपार्टमेंट होता था। और विदेश डिपार्टमेंट ये धार्मिक कार्य करते थे, जैसे सद्र उस सुदूर, ये धार्मिक विभाग होता था। और काजी, ये काजी जो होता था ये प्रधान न्यायाधीश होता था।
क्या होता था? प्रधान न्यायाधीश। याद रखना, हालांकि अंतिम जो न्याय होता था वो राजा के द्वारा किया जा सकता था, अंतिम न्याय, पर काजी के न्याय के विरोध में कहाँ अपील की जा सकती थी? दीवान रसालत में की जा सकती थी। और दीवान रसालत के विरोध में भी कहाँ पे की जा सकती थी? शासक के पास। तो ये इस प्रकार का वो था। और जो काजी होता था, काजी को जो सलाह देता था उसको कहते थे मुफ्ती। मुफ्ती, काजी को सलाह कौन देता था? मुफ्ती। अब देखो, काजी जो न्याय करता था उस जमाने में, काजी जो न्याय करता था वो किसके आधार पे करता था? तो न्याय, अभी जैसे अपने न्याय कर रहे हैं तो आईपीसी की दंड संहिता उसके अनुसार, भारत के संविधान के अनुसार, इनके अनुसार न्याय किया जाता है। लेकिन उस जमाने में जो काजी न्याय करता था वो 4 चीज़ों के आधार पर करता था। पहला तो करता था कुरान। किसके आधार पर करता था? कुरान। कुरान माने जो मोहम्मद पैगंबर ने लिखी है। कुरान के अलावा दूसरा वो न्याय जो करता था वो करता था हदीस के आधार पर। किसके आधार पर? हदीस। हदीस क्या होता था? हदीस होता था कि जो मोहम्मद पैगंबर के जीवन से जो संबंधित घटनाएं थी, जीवन की जो शिक्षाएं थी, कुरान जो एक लिख दिया वो तो फिक्स है, उसके आधार पे किया जा रहा है। और हदीस मोहम्मद पैगंबर के जीवन की घटनाएं, पैगंबर साहब के, पैगंबर की शिक्षाएं और जीवन की घटनाएं, कि इस जीवन में उन्होंने इस शिक्षाएं एवं घटनाएं, इनको क्या कहते थे? हदीस। क्या कहते थे? हदीस। तो कुरान और हदीस ये 2 आपको याद रखना है। तीसरा था इल्म। इल्म, इल्म, इल्म क्या होता था? कि जितने भी जो प्रखर जो जिन्होंने कुरान की व्याख्या की, व्याख्याकार होते थे, तो उन व्याख्याकारों के हिसाब से जो कुरान के व्याख्याकार होते थे, सूफी संत वगैरह, उन व्याख्याकारों के हिसाब से जो दंड का निर्धारण किया जाता था वो क्या कहलाता था? इल्म कहलाता था। और चौथा क्या होता? अनुमानित होती थी। अनुमानित कैसे? कि अब जब काजी को लगता था कि ऐसा कोई मामला आ गया जो कुरान में भी नहीं लिखा, किसी हदीस में भी नहीं है और किसी इल्म में भी नहीं है, तो वो अनुमान के आधार पर अपने अल्लाह को शाहिद गवाह मानकर और फिर वो उसके हिसाब से निर्णय देता था। वो 4 प्रकार की ये न्याय के स्रोत थे, कुरान, हदीस, इल्म और अनुमान। ये 4 चीज़ें आपको याद रखनी है। तो ये न्याय व्यवस्था हो गई, सैन्य व्यवस्था हो गई, प्रशासनिक व्यवस्था हो गई और राजस्व व्यवस्था हो गई। तो इसको आप एक बार लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अपना दीवान रसालत जो डिपार्टमेंट था वो एक तरह से गृह मंत्रालय के रूप में भी कार्य करता था। गृह मंत्रालय, एक तो विदेश मंत्रालय बताई दिया मैंने, एक गृह मंत्रालय भी आपको याद रखना है। गृह मंत्रालय का मतलब इसमें एक तो होता, एक अधिकारी होता था जिसे कहते हैं अमीर हाजिब। क्या कहते थे? अमीर हाजिब। वो राजा के पीए के रूप में कार्य करता था। किसके रूप में कार्य करता था? राजा के पीए के रूप में। समझ आएगा? अच्छा, दूसरा होता था अमीर मजलिस। अमीर मजलिस वो राजा के लिए जो शाही दावत की व्यवस्था करता है। राजा अपने अमीरों, अपने सिपह सालारों, नायबों, मालिकों, इनके साथ बैठकर कभी कभी दावतों का आयोजन क्या करता था, तो वो उनकी कौन करता था व्यवस्था? मजलिस। याद रखना, मजे लिए किसके? दावत के। दावत का मजा उड़ाया। और पीए कौन होता था? हाजी। हाजी करने वाला क्या होता है? पीए होता है। और होता था वकील दर। एक होता था वकील ए दर, और वकील दर जो होता था वो सबसे दुखी डिपार्टमेंट होता था। ये जो अधिकारी होता था, ये अधिकारी हैं। ये क्या है? अधिकारी। क्या है? अधिकारी। कौन से मंत्रालय के अंदर? दीवान है रसालत। रसालत डिपार्टमेंट के अंतर्गत जो गृह मंत्रालय है उसमें 3-4 अधिकारी हैं। ये व्यवस्थापक होता था जो महल की आवश्यकताओं की पूर्ति करता था, यही करता था। तो ये 3 डिपार्टमेंट तो आपको याद रखना है। और एक तो धार्मिक सद्र उस सुदूर होता था। सद्र उस सुदूर, ये क्या होता था? विद्वानों को क्या देता था? खैरात देता था, है ना, दान पुण्य, इसका कार्य ये किसी के द्वारा क्या देता था। और चौथा एक जो काजी उल कज्जात, ये जो होता था ये न्याय व्यवस्था होता था, न्याय डिपार्टमेंट। इसका मुखिया कौन होता था? इसका मुखिया होता था काजी। कौन होता था? काजी। और काजी के ऊपर कौन होता था? रसालत डिपार्टमेंट, रसालत। और रसालत के ऊपर कौन होता था? राजा। तो काजी के, अच्छा, काजी गाँव में जो न्याय किए जाते थे, गाँव में न्याय करता था वो एक तो था पंडित करता था। जिन गाँव में मौलवी नहीं हो, ज़्यादातर गाँव में न्याय करते थे मौलवी, और जहाँ मौलवी नहीं होगा वो वहाँ पे कौन करेगा? पंडित। तो ये न्याय करते थे। अगर इसकी बात की जाए तो यहाँ पे 2 प्रकार के कानून थे, एक फौजदारी और एक दीवानी। फौजदारी और दीवानी। फौजदारी कानूनों की अगर बात की जाए तो ये सभी के लिए समान थे, सभी के लिए समान थे। चोरी, डाका, हत्या, लूटपाट ये जो रहेगी। और दीवानी जो पैसे और ज़मीन जायदाद से संबंधित जो मामले थे ये हिंदुओं के लिए पृथक थे और मुस्लिमों के लिए क्या थे? अपृथक थे। क्यों थे? क्योंकि जो
दीवानी जो मुकदमे होंगे उनमें क्या होगा कि अगर इस्लाम का अनुयायी अगर किसी चीज़ को हड़प भी लेगा तो उसका अधिकार है। क्यों है? क्योंकि इतनी दूर चल के है, उस शासक के साथ उसने अपना योगदान दिया है, पूरी ज़मीन वहाँ पे छोड़ के आया, तो वो अपनी यहाँ की तो ज़मीन छीनेगा। बात समझ आ रही है? तो इसके लिए ये अलग होता था, जबकि फौजदारी सभी के लिए समान होता था। ये तुम्हारे को याद रखना है। ये तुम्हारा अंतिम डिपार्टमेंट दीवान रसालत हो गया। अब इसके बाद में आती है भू राजस्व व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था आती है? भू राजस्व व्यवस्था। और भू राजस्व व्यवस्था की अगर बात की जाए तो मैंने आपको पहले बता दिया था कि शरीयत के अनुसार 4 कानून होते थे। कितने कानून होते थे? 4 प्रकार के टैक्स होते थे। कौन से होते थे? जजिया, ज़कात, खुम्स और खिराज। खुम्स, खिराज, जजिया, ज़कात, ये 4 तो शरीयत के अनुसार थे। इसके अलावा एक और अन्य था एक्स्ट्रा, उसका नाम था उसरी या उसरी। अच्छा, जजिया मैंने आपको बता दिया कि ये राजनीतिक कर था और ये सुरक्षा के बदले किससे लिया जाता था? गैर धार्मिकों, गैर मुसलमानों से। किससे लिया जाता था? गैर मुस्लिमों से। और ये ब्राह्मणों से नहीं लिया जाता था। किससे नहीं लिया जाता था? ब्राह्मणों से, अपंगों से, इनसे नहीं लिया जाता। अच्छा, ज़कात जो होता था, ज़कात, वो ज़कात किसके द्वारा लिया जाता था? ज़कात लिया जाता था किसके द्वारा? किससे? मुसलमानों से। किससे? केवल मुसलमानों से। और मुसलमानों की आय का कितना लिया जाता था? 2.5%, और जिसे क्या कह सकते हैं? 1/40 में। अच्छा, तीसरा होता था खुम्स। खुम्स कर कहते थे लूट कर। कौन सा कर? लूट कर। और लूट कर जो होता था, लूट कर वो से राजा तो लेता था इसको 20%। कितना लेता था? 20%। और सेना कितनी लेती थी? 80%। और खिराज जो होता था वो होता था टैक्स, जिसे भूमि कर कहते थे। क्या कहते थे? भूमि कर। और भूमि कर या तो 1/3 होता था या कितना होता था? 1/2 होता था। तो ये भूमि कर होता था खिराज। अब खिराज में अगर आप थोड़ी सी देखोगे, खिराज में देखने को आपको क्या मिलता है कि यहाँ पे भूमि कर जो होता था वो कैसे होता था और कितना होता था? भूमि कर। तो ये हिंदुओं से जो भूमि कर लिया जाता था वो क्या कहलाता था ना? खिराज कहलाता था। क्या कहलाता था? खिराज। जबकि मुसलमानों से भूमि टैक्स जो नहीं लिया जाता था, उनसे क्या लिया जाता था? उसरी लिया जाता था। क्या लिया जाता था? उसरी। उसरी भूमि पर लगने वाले टैक्स को उसरी कहते थे। ये मुसलमानों से लगने वाली भूमि को कर को क्या कहते थे? मुसलमानों की भूमि पर ये 1/10 भाग होता था। कितना होता था? 1/10 भाग। क्लियर? ये 4 चीज़ें मैंने आपको पहले बता दी थी। अब जो टैक्स लेते थे, ये खिराज जो लेते थे, ये कैसे लेते थे? ये इस भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत है। ठीक है? तो इसमें क्या होता था? एक होता था अमीर हासिल। अमीर ए हासिल। हासिल का मतलब क्या होगा? जमा करने वाला। क्या करने वाला? जमा। जो भू राजस्व को जमा करता था। किसको जमा करता था? भू राजस्व को जमा करने वाले अधिकार को अमीर हासिल कहा जाता है। ठीक है? तो वो कैसे जमा करता था? वो खेतों का बंटवारा करता था। तो इसमें खेत बटाई, लंक बटाई, रास बटाई। क्या होती थी? रास बटाई। तो ये बटाई के प्रकार होते थे। समझ आएगा? भू राजस्व किस प्रकार से बांटा जाता था? खेत बटाई, लंक बटाई, रास बटाई। खेत, लंक, रास, ये आपको याद रखना है। ये किससे संबंधित है? टर्मिनोलॉजी भू राजस्व। किससे संबंधित है? भू राजस्व। अच्छा, गल्ला, अमीर गल्ला, गल्ला बख्शी, ये किस्मत ए गल्ला, ये सभी प्रकार की भू राजस्व में जो तय की जाती थी दरें, उन दरों के प्रकार है कि जैसे किस्मत ए गल्ला, भाई ये तय कर दिया भाई इसमें इतनी बोरी लेंगे। अब किस्मत से ज़्यादा हो गई तो समझा गया? तो किस्मत के आधार पर होती थी। तो ये भू राजस्व व्यवस्था थी। आप इसको भी एक बार लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, जल्दी करो। अब इसके बाद में सल्तनतकालीन साहित्य की बात कर लेते हैं। साहित्य की, और साहित्य हालांकि हर साहित्यकार में इतिहासकार की लगभग सभी बातें बता दी, लेकिन फिर भी एक बार सारगर्भित रूप में और एक साथ एक पॉइंट के रूप में आपको लिख देता हूँ। कम से कम ये किताबें आपको याद रखनी है। ठीक है? अब जैसे अब इसमें कौन कौन से इतिहासकार हैं जो महत्वपूर्ण इतिहासकार हैं जिनको तुम्हें रटना है सल्तनत काल के? बताओ। एक तो बर्नी, अफीक, इब्न बतूता, है ना? इसके अलावा निजामी, इसके अलावा अमीर हसन देहलवी, अमीर खुसरो,
इसके अलावा याहिया बिन सरहिंदी, याहिया बिन सरहिंदी अल-बरूनिया कहाँ आएगा? सल्तनत काल में आएगा क्या? अल-बरूनी किसका था? तुर्को अरबों के साथ गए वो भारत में। सल्तनत काल की बात है 1192 से लेके यहाँ तक, बात समझ आ रही है? तो यहाँ की बात करो। हसन निजामी कर दिया, देहलवी कर दिया, अरे फिरदौसी 1192 से लेके 1526 है सल्तनत काल। फिरदौसी ये इनसे पहले अरबों के, तुर्कों के, इनके आक्रमणकारियों के साथ थे। इनकी बात नहीं कर रहे अपन किसकी बात कर रहे हैं? सल्तनत कालीन साहित्य। किसकी बात कर रहे हैं? सल्तनत कालीन साहित्य। अफीक कर दिया, निजामी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा देखो, इसकी अगर निजामी की उनकी बात की जाए, ताज उल माशिर, इब्न बतूता की पुस्तक का क्या नाम है? रेहला। अच्छा, बरनी और अफीक, बरनी और अफीक, इसकी बताओ क्या है? तारीख ए फिरोज़शाही, तारीख ए फिरोज़शाही। याहिया बिन सरहिंदी की कौन सी है? तारीख ए मुबारक शाही, तारीख ए मुबारक शाही। और तुम्हारा कौन है? अमीर कुछ फवायद उल फवाद, सॉरी, अमीर हसन देहलवी की। अमीर खुसरो की अगर बात की जाए तो इसकी 5-6 पुस्तकें हैं, इनको आप एक बार देख लेना, इनके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहली तो नूह शिपेयर, कौन सी है? नूह शिपेयर। इसमें आपको याद रखना है भारत की भौगोलिक स्थिति का वर्णन किया गया है। क्या किया गया है? भारत की भौगोलिक स्थिति का इसका वर्णन किया गया है। और इसमें कश्मीर का सुंदर वर्णन किया गया है। किसका? कश्मीर का। और इस कश्मीर के लिए इसने, अमीर खुसरो ने एक डायलॉग बोला था जो मैंने कई बार आपको बता दिया। उसमें लिखा है, गर फिरदौस जमी रूमी अमी अस्तो। क्लियर? ये बात कश्मीर के लिए लिखी थी। किसने लिखी थी? अमीर खुसरो ने लिखी थी। कौन सी पुस्तक में लिखी थी? नूह शिपेयर में लिखी थी। बाद में ये पंक्तियां कहाँ उद्धृत की गई? मयूर सिंहासन के लिए की गई। किसके लिए की? मयूर तख्त सिंहासन के लिए, जिसके ऊपर कौन बैठता था? मुगल बादशाह जहांगीर। ये तुम्हारे को एक याद रखना है। क्लियर? यहां तक तो आप कर सकते हो। दूसरा देखो, पहली चीज तो इसने ये चीज याद रखना है कि भारत आया तो नूह शिपेयर। फिर उसने दूसरा देखो, वो किसके शासन काल में आया था? किरान उस सादेन। इसमें मतलब आपने देखा होगा कि इसका पहली बार जो मैंने उल्लेख किया था वो किया था किस जगह किया था इसका उल्लेख? कि इसके जो बलबन का जो बड़ा पुत्र था जिसका नाम क्या था? महमूद। उस महमूद के दरबार में था। समझ आ गया? तो यानी बलबन के टाइम में आ गया था। तो किरान उस सादेन में वो बुगरा खान और उसके पुत्र कैकोकाबाद की स्टोरी लिखता है। बुगरा खान और कैकोकाबाद, इसका जो मिलन होता है और वो किस तरीके से मिलन होता है उसकी घटना का वर्णन करता है। कि जब बुगरा खान तो भग जाता है, बंगाल जाके रहने लग जाता है, और बलबन की मृत्यु के बाद में कैकोकाबाद को जब शासक बनाया जाता है तो शासक से मिलने के लिए वो आता है कौन? बुगरा खान। तो रिवाज ये था कि जैसे शासक आएगा तो सूबेदार या इख्तेदार आएगा तो उसके पाँव छुएगा, और वो उसका पिता था तो उसके मुताबिक वो उसकी क्या घटना होती है सारे इतिहासकार तैयार हो जाते हैं उसको लिखने के लिए। और उस टाइम एक आदमी भी तैयार होता है, उसका नाम था अमीर खुसरो। और अमीर खुसरो ने एक किताब लिखी थी उसके ऊपर, जिसका नाम है किरान उस सादेन। समझ आएगा? और उसमें बुगरा खान और कैकोकाबाद का जो मिलन होता है, मैंने आपको एक स्टोरी बताई थी, आपको याद हो तो वो घटना इसमें पूरी लिखी है। अच्छा बताओ, अब इसके बाद में तुम्हारा जलालुद्दीन खिलजी ने इस वंश को समाप्त कर दिया। और जलालुद्दीन खिलजी ने जब इसको समाप्त किया तो इसके लिए मिफ्जा उल फुतू ये पुस्तक लिखी। किसके लिए लिखेगा बताओ? ये जलालुद्दीन खिलजी के लिए। किसके लिए लिखेगा? जलालुद्दीन। तो नूह शिपेयर, किरान उस सादेन, तीसरी मिफ्जा उल फुतू, और चौथी जो पुस्तक थी
वो जलालुद्दीन खिलजी की जब हत्या करके शासक बन जाता है, कौन बन जाता है? अलाउद्दीन खिलजी। और उसके लिए लिखता है कौन सी? खजाइन उल फुतू। खजाइन, इसके तो मिर्जा उल फुतू, और इसका क्या लिखा है? खजाइन उल फुतू। क्या लिखा है? खजाइन उल फुतू। क्या लिखता है? खजाइन उल फुतू। याद रखना इसका। इसका दूसरा नाम क्या है? क्या? नहीं, इस पुस्तक का दूसरा नाम क्या है? खजाइन उल फुतू का दूसरा नाम क्या है? मैंने बताया था आपको, नहीं याद? बहुत बढ़िया, ऐसे करते रहो। कितनी पुस्तक हो गई? 1 2 3 और 4। एक इसके अलावा इसने, याद रखना, इसमें 2-3 चीज़ें याद रखना। पहली तो आपको ये याद रखनी है कि इसके अंतर्गत फारसी भाषा में पहली बार किसका उल्लेख मिला है? जौहर का मिला है। किसका मिला है? जौहर का। अग्नि जौहर, जो पद्मावती की बात कर रहे हैं। इसके अलावा इसमें पहली बार जो हमीर देव की पुत्री थी, देवल देवी, कौन सी देवी थी? देवल, उसके जल जौहर का पूरा वर्णन मिलता है। ये दोनों चीज़ अपने को वहीं से। और इस किताब का दूसरा नाम अगर तुम रट सकते हो तो याद रखना, तारीख ए अलाई। क्या नाम है? तारीख ए अलाई। अलाई, अलाउद्दीन की, समझ आ गया? किसकी? तारीख ए अलाई। इसका दूसरा नाम तुम रट लेना, बहुत प्रसिद्ध है। और इसने अलाउद्दीन खिलजी की 5वीं पुस्तक लिखी, और उसका नाम है आशिका या आशिकी। आशिका या आशिकी। ये किस पे लिखा था? अलाउद्दीन के पुत्र खिजर खान, खिजर खान और देवल रानी के प्रेम की कहानी लिखा था। किसकी लिखी थी? देवल रानी। ठीक है, खिजर खान और देवल रानी के प्रेम की आशिका या आशिकी। और लास्ट इसकी पुस्तक जो तुम्हें याद रखनी है, 6ठी, भाई आशिका भी लिख दिया, इसकी भी लिख दिया, तो वो इसके बाद में तुगलक वंश आ जाता है। कौन सा वंश आ जाता है? तुगलक। और तुगलक वंश के ऊपर उसने लिखी थी तुगलकनामा। कौन सी नामा? तुगलकनामा। ये आपको 7 पुस्तक याद रखने हैं। इसके अलावा देखो 1-2 चीज़ें और देखो। पहली चीज़ तो ये थी कि इसने, अमीर खुसरो की बात हो रही है, इसने 7 सुल्तानों का कार्यकाल देखा था। कितने का देखा था? 7 सुल्तानों, 7 सुल्तानों का। दूसरा इसके बारे में याद रखना, इसने सितार का आविष्कार किया। किसका आविष्कार किया? सितार का। और सितार का किस किस को मिला के किया था? वीणा और तंबूरा, इनको मिला के सितार का आविष्कार किया। इसके अलावा इसे तूती ए हिंद कहते हैं। तूती ए हिंद, हिंद। अच्छा, तूती ए हिंद एक पुस्तक भी है जो निपेयर के द्वारा लिखी गई है। अभी मैं आपको बताऊंगा निपेयर कौन है। ठीक है, तो तूती ए हिंद भी कहा जाता है, भारत का तोता कहा जाता है। वो पहला इतिहासकार था जिसने हिंदी लोकोक्ति और मुहावरों का काम में लिया था। हिंदी लोकोक्ति और मुहावरों का प्रयोग मिला। और ये निजामुद्दीन औलिया का प्रयोग, औलिया का क्या था? शिष्य था। निजामुद्दीन औलिया क्या था? शिष्य था। और उनकी मृत्यु के 2 दिन बाद भी इनकी भी मृत्यु हो जाती, और दोनों को एक साथ दफनाया जाता है। ये तुम्हारे को याद रखना है। और नुए शिपेर, इसका तूतिए हिंद, हसन निजामी और याहिया बिन सरहिंद की तारीख मुबारक शाही, और निजामी की लिख दिया क्या मैंने? ताजुल माशिर। और इसके अलावा एक तबकात नासिरी, मिनहास उस सिराज की है। मिनहास उस सिराज, इसको भी याद रखना। इसकी है तबकात ए नासिरी, तबकात ए नासिरी। लास्ट का अगर टॉपिक बच जाता है इसमें, तो वो टॉपिक बच जाता है सल्तनत काल की देन। सल्तनत काल की देन, भाई वो ऐसी क्या चीज़ थी जो पहले हमारे को सल्तनत काल में ही पता लगी, इससे पहले हिंदुस्तान में नहीं थी। और वो कौन कौन सी चीज़ें सल्तनत काल में हमारे को मिली? तो देखो, पहली जो देन मिली वो मिली थी हमारे को शराब बनाने की आसवान विधि। आसवान विधि जानते हो क्या? कोई बायोलॉजी से ऐसे क्या? वेरी गुड। शराब बनाने की आसवान विधि, ये पहली बार अपन ने प्रयोग किसकी देन है? सल्तनत काल के। दूसरा, कागज़ बनाना। सबसे पहले कागज़ बनाने की प्रथा तुर्कों ने प्रारंभ करी थी हिंदुस्तान में, इससे पहले कागज़ नहीं। अच्छा, तीसरा कला का विकास। कलाई कला क्या होती है? बर्तन को जो चमकाते हैं ना, बर्तन को चमकाने के लिए जो विधि अपनाई जाती है उसे क्या कहते हैं? कलाई कराते हैं। तो ये 3 चीज़ें अपने सल्तनत काल की देन है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले तो फिर इसके बाद में अपन देखते हैं।